जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लैंड के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आए हैं एनडीए में जो केमिस्ट्री टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें एसिड बेस और सॉल्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। और ये भी टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भी एक से या दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक को। और याद रखिए, मैंने बार बार मैं यही बोलता हूं कि जो क्लासेस मैं करा रहा हूं इसमें ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से खत्म कर लेते हैं, सारे वीडियो देख लेते हैं, तो क्वेश्चन टोटल 15 आते हैं केमिस्ट्री में, और आपके अच्छे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आप वहां पे आप एकदम एक्यूरेट सही करके आप आ जाएंगे अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन H होता है, और इसको हम जो है लिखने का जो तरीका होगा इसका, ठीक है, एक मिनट, ये और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है, H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। देखते जरा, हाइड्रोजन सिंबल उसका H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो होता है 1 होता है। डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, इसकी खोज जो की है किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने की है। इसकी खोज जो की है वो की है हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की है। अगला, इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट नो न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन नहीं होता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्वेश्चन आया हुआ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसको आप समझ सकते हैं किस तरीके से, देखिए जरा, आपने पढ़ा होगा रिलेशन E बराबर P बराबर Z। E बराबर P बराबर Z, E इलेक्ट्रॉन होता है, P प्रोटॉन होता है, Z आपका एटॉमिक नंबर होता है। Z आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। E इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर। तो कह रहा है 1 प्रोटॉन, तो इसका मतलब 1 प्रोटॉन का मतलब इक्वल टू में यहां पे हम ले लेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, A इक्वल टू P प्लस N। ए यहाँ पे जो है ये है आपका एटॉमिक मास। क्या है आपका यहाँ पे? एटॉमिक मास है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब प्रोटॉन, अब यहाँ पे हम देखोगे कि कह रहा है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो हम इसको अगर निकालें तो एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्रोटॉन माइनस 1 इक्वल टू n, यानी 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा एलिमेंट कौन होता है? 1H1। 1H1, 1H1 यानी कि ये आपका है प्रोटियम। अगर पूछा कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो हो जाएगा 1H1। इसको बोलते हैं प्रोटियम बोला जाता है। 1H1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिमेंट फॉर्म एग्जिस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड जनरली कॉल्ड डाईहाइड्रोजन। तो इसको डायटोमिक फॉर्म में H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, H2 के फॉर्म में, और इसको हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोजन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये H2 के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम डाईहाइड्रोजन बोलते हैं। आगे देखते हैं। इट इज फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। Its electronic configuration is 1. It resembles with alkali metal as well as halogen in some properties. तो कह रहा है पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन है? तो आपका है हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका तो 1 ही आएगा। अगला पॉइंट है, इट रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है? तो दैट इज हाइड्रोजन। दैट इज हाइड्रोजन। याद, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट वो बोल रहा हूं, तो इसको ध्यान देना इस बात को, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो अभी पिछले में बताया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पर न्यूट्रॉन नहीं होता है, सॉरी, जिस पर हाँ न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या है?
प्रोटियम 1H1, और यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसमें कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं एलिमेंट है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है इसकी प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, तो अल्कली मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। द एलिमेंट विच रिएक्ट विद वाटर बट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मीट करती है। हैलोजन, हैलोजन कौन होते हैं, हैलोजन हमारे होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर। हैलोजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर, इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। हैलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर बोलते हैं हैलोजन को, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की पोजीशन, इसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं, इसको फर्स्ट ग्रुप में भी हम इसको रखते हैं, और 17 ग्रुप में भी इसको रखा जाता है। फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जाता है और 17 ग्रुप में। +1 की वैलेंसी शो करता है, +1 की वैलेंसी शो करता है इसलिए फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, और -1 की वैलेंसी शो करता है इसलिए इसको 17 ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे -1 की वैलेंसी शो करते हैं। तो ये भी -1 की वैलेंसी शो करता है, इसलिए इसको 17 ग्रुप में भी रखा जाता है। तो पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है, फर्स्ट में भी रखा गया और 17 में भी रखा गया। अगर पूछ ले जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट और 17 में दोनों रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो बन सकते हैं। अगला अकरेंस, डाइहाइड्रो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच एलिमेंट इज द, ठीक है, यूनिवर्स में, अगर ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ब्रह्मांड की बात करेगा, यूनिवर्स की बात करेगा तभी बताएंगे इसको, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है उसका। आंसर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। सोलर एटमॉस्फेयर में, यानी जो सोलर सिस्टम हमारा है वहां का जो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। यूनिवर्स की बात करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। पहले नंबर पे आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पे हो जाएगी हीलियम, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य की अभिक्रिया हो रही है, सूर्य में जो रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और हीलियम गैस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर यूनिवर्स की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपका हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पे आपका हीलियम है, ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर बता रहा है, सोलर एटमॉस्फेयर का प्रिंसिपल एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया था। अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है। आइसोटोप्स पहले क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या कहते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होंगे वो सेम होंगे और एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। याद रखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन, प्रोटियम 1H1, डायट्रियम 1H2 और ट्राइटियम यानी 1H3, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये 3 है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं। पूछा गया था, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। पूछा गया था कौन सा इसमें, ठीक है, कौन सा इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है, क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है, क्वेश्चन आया था। ऑप्शन था प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम और एक और ऑप्शन था। तो जब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और चौथा कोई और होगा, तब आप वहां पे, आपको जब भी पता रहेंगे तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक नाम और दिया हुआ था और उसका आइसोटोप्स नहीं था। प्रोटियम, ड्यूट्रियम 3 होंगे इसके। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन टिक करने के लिए आता है, लेकिन हम ये पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं
कि क्वेश्चन जाता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा दो दो सही, तीनों सही, सब सही, तब सीधे आपको ये पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, और वह जो पेपर में आए हुए 20 सालों के पेपर्स, उसी से ये समराइज करके बनाया गया, जो जो पॉइंट उसमें मिलते हैं, ये पॉइंट पूछे गए कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके, तो उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, तो ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है, कंबस्टिबल है यानी कि जलती है ये, लाइटर देन एयर एंड इनसोल्यूट इन वाटर, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है। तो हाइड्रोजन जो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, याद रखिएगा हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, हवा से हल्की होती है। तो पहले इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते थे एरोप्लेन के टायर में भरने के लिए, बलून जो मौसम विभाग की जानकारी के लिए जाता है, बलून जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना, लेकिन हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से, इसको जो है हीलियम गैस ने रिप्लेस कर दिया। कौन सी गैस ने? हीलियम गैस ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हीलियम गैस वो हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, वो इनर्ट गैस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, पानी में घुलती नहीं है। एक पॉइंट। अगला, हाइड्रोजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन वेजिटेबल्स ऑयल, अनसैचुरेटेड का फैट्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट गिव एडिबल फैट्स, वनस्पति घी, सैचुरेट फैट। तो यहां पे बताया गया है कि जब हम किसी अल्कीन की, ये लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अल्कीन लिया है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड होता है जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं कंपाउंड, उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड, और जो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमने क्या लिया? अल्कीन लिया है। अल्कीन का मैंने करा दिया हाइड्रोजन से, इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन कराना। ठीक है, कहते हैं इसको हाइड्रोजिनेशन कराना। और किसकी प्रेजेंट में? निकल, निकल एज अ कैटलिस्ट लिया गया है, निकल एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। हो सकता है वो घटा दे, हो सकता है वो बढ़ा दे, तो वो अलग बात होगी कि अब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो आगे की बात हो गई। बस कैटलिस्ट क्या होता है? विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की जो है कहते मतलब कि चेंज कर देता है, हो सकता है स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे। अब रिएक्शन कराई गई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाएगा, इस वाले है, तो बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया हमारा, ये हमने बनाया था, ये आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अंश क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये आपका बन गया क्या? सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड से आपका सैचुरेटेड बन गया। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इसी प्रोसेस से वनस्पति घी का फॉर्मेशन होता है या किसी फैट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज अ निकल, दैट प्रोसेस नोन एज कहा जाएगा इसको हाइड्रोजनेशन कहा जाएगा इसको। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के माध्यम से हम वनस्पति घी जो है का या सैचुरेटेड फैट का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ ओलिफाइन्स यील्ड एल्डिहाइड विच फर्दर अंडरगो रिएक्शन टू गिव अल्कोहल। उसके बाद इसका अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। जनरली एग्जाम में जो होते हैं वो यूजेस ही पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, कि कहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल होता है। द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता है इन द हैबर्स प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अमोनिया गैस कौन से हैबर्स प्रोसेस से कौन सी गैस बनती है? हैबर्स प्रोसेस से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस बनती है, जिसका फार्मूला होता है NH3। तो उसके लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनती है, और अमोनिया का इस्तेमाल नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, HNO3 बनाने के लिए, या फिर जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया आपका हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए या नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। अगला,
वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से वनस्पति घी बनाने के लिए आपका यह है सोयाबीन, कॉटन सीड्स, ये सब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब ऑयल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति घी हो गया, ठीक है। और ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन। अल्कीन को या अल्काइन को, ठीक है, हाइड्रोजनेशन से प्रोसेस से अल्केन में कन्वर्ट करना, ठीक है, और उससे क्या बनाना, जो वेजिटेबल्स ऑयल या वेजिटेबल या वनस्पति घी बनाना, वो हमारा कहलाता है हाइड्रोजनेशन। ये आपका हाइड्रोजन से ही पॉसिबल है। आगे, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मेथनॉल। तो यानी बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड्स। तो मेटल हाइड्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड्स यानी बहुत सारे केमिकल जो होते हैं उनको फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज आर यूज फॉर दी कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस, ठीक है। तो ऑक्सी हाइड्रोजन का इस्तेमाल या, ठीक है, या जो है किया जाता है किसके लिए, कटिंग और वेल्डिंग पर्पस में जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कटिंग और वेल्डिंग पर्पस में किया जाता है। रॉकेट फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। जो आपका ये अभी स्पेस यान चंद्रयान 2 या चंद्रयान जो 3 गया है वो बेस्ड था क्रायोलाइट इंजन पर। और क्रायोलाइट इंजन का जो काम होता है वो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, आपके सोलर सिस्टम वाले एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन अबंडेंट मात्रा में है, तो उसको आसानी से मिल जाता है, जिसको फ्यूल में कन्वर्ट कर लेता है। तो रॉकेट फ्यूल के रूप में डाई हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है स्पेस रिसर्च में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, फिलिंग बलून्स। तो हाइड्रोजन हीलियम का इस्तेमाल बलून में फिलिंग करने के लिए जाता है। उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम और हाइड्रोजन का इस्तेमाल ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। बाकी आपको बलून में फिलिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सोलर एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। मैं बता चुका हूं, जो सोलर एनर्जी सन की होती है उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और हीलियम गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया। पूछ सकते हैं कौन सी गैस, कौन सी जो है कौन सी गैस का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, जो सूर्य की रिएक्शन हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, हीलियम गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच एग्जिस्ट विदाउट न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन से है। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एक ओनली एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो बिना न्यूट्रॉन के है। और मैं बताया था कौन सा होता, प्रोटियम 1H1, ये प्रोटियम उसका एग्जांपल है जिसपे न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाटर की। हाइड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और उसके क्या यूजेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में तो बेसिकली आपको पता है बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ये बता रहा है। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर पाया जाता है, प्लांट्स में लगभग 95% वाटर पाया जाता है, ठीक है। और आपके 97 पार्ट ऑफ द वाटर एंटायर वाटर इज एज्यूम टू बी कन्फाइंड इन द ओशियन। और जो हमारा, अगर हम कहें कि आपका ओशन की बात कर लें तो 97% वाटर जो होता है वो पूरा आपके ओशन वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। 97% पार्ट जो है आपका ओशन फॉर्म में पाया जाता है। While the rest is present in pure form, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है। रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है। तो बचा आपका लगभग 3% पानी बचा, इस 3% में आपका ये प्योर वाटर आ जाता है, ठीक है। 3% में आ जाएगा, 97% आपका ओशन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। 3% आपका ये प्योर वाटर आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए इस चीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड, प्योर फॉर्म इट इज न्यूट्रल, पीएच इसके लगभग 7 के आसपास होता है। तो वाटर का पीएच याद रखिएगा, पीएच इसका 7 के आसपास होता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, लगभग काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा।
पानी का जो टेस्ट आपको लगता है तो ड्यू टू डिजॉल्व उसमें सॉल्ट घुले होते हैं इसलिए आपको टेस्ट लगता है। बाकी जो वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है, अगर उसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। तो बैड कंडक्टर, अगर प्योर वाटर है यानी उसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं है तो वो कंडक्टिविटी नहीं करेगा। अगर उसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं करेगा। कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये जो है कंडक्टिविटी कर सकता है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में मदद कर सकता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से प्योर वाटर में कंडक्टिविटी करेगा। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम। याद रखिएगा, ये पॉइंट आ सकता है कि विच स्टेटमेंट सही या गलत है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। इश्यू कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इश्यू कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। ऑफ वाटर कहा जाता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक, जब मतलब नीचे की तरफ में क्या होता है, जो पानी होता है, जब बर्फीले प्रदेश वगैरह हैं जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो ऊपरी सतह पे बर्फ जमी रहती है और नीचे पानी आपका एज इट इज पानी रहता है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल हैं या जो एक्वेटिक जानवर हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो इसी वजह से होता है, ड्यू टू एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, अगला, एट 0 सेंटीग्रेड वाटर सॉलिडिफाइड होता है इनटू सॉलिड फॉर्म कॉल्ड आइस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका ये आइस फॉर्म में रहता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है आपका रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये वेपराइज होने लगता है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, बॉयल करके वेपराइजेशन हो जाता है। इट इज अ गैस फेज, वाटर इज बेंट मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल। याद रखिएगा, गैस फेज में जो ये मॉलिक्यूल बन के जो एंगल बनाता है, दैट इज, ये जो एंगल आपका बन के आएगा इसका वाटर मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा आपका, ये 104.5। ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो लेंथ होगी उसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 95.7 pm के आसपास इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। और आपका याद है एंगल, याद रखेगा 104.5 डिग्री जो एंगल फॉर्म करेगा। हार्ड वाटर, अब बात करते हैं वह हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salt mainly and iron salt in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water makes the water hard। तो वाटर में बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, जो बनाते हैं वाटर को क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। तो पानी में बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर को क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। तो अगर पूछे हार्ड वाटर क्या है, जिसमें बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, हमारा कहलाता है हार्ड वाटर। अगला पॉइंट, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सूप। लेदर का मतलब होता है आपका, हो सकता है फेना, जो बनाता है फेना कह सकते हैं। तो हार्ड वाटर जो होता है वो जो है डज नॉट गिव लेदर विद सोप, यानी ये फेना नहीं बनाता है। अगर हार्ड वाटर है तो साबुन के साथ तो फेना नहीं बनाएगा। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम प्रेसिपिटेट विद सोप, क्या बनाएगा, बनाना चाहिए तो फेना, फेना बना क्या बनाएगा, स्कम बनाएगा। क्या बना देता है, स्कम बना देता है। इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री पर्पज में मतलब कि कपड़े धुलने के लिए, जहां पे कपड़े धुले उसे लॉन्ड्री कहा जाता है, तो वहां के लिए वो जो है सही नहीं है हार्ड वाटर। इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर। बॉयलर जो होता है थर्मल पावर प्लांट में होता है, जहां पर बॉयलर में पानी को स्टीम में फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बॉयलर के लिए भी वो हार्ड वाटर सही नहीं है। सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्किल, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट जो है डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पॉइंट बताया है इसमें कि ये जो हार्ड वाटर जो है वो आपका फोम वो बनाता है, लेदर नहीं फॉर्म करता है, वो इसका हमको फॉर्मेशन कराता है स्पेसिफिक फॉर्म में। ठीक है, इसका इस्तेमाल ना हम लॉन्ड्री पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पीने के पर्पज कर सकते हैं, ना ही इसका इस्तेमाल बॉयलर में कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर, सीधी सी बात है,
सॉफ्ट वाटर क्या हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट, यानी जिसमें बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और सल्फेट प्रेजेंट ना हो, वो कहलाएगा हमारा सॉफ्ट वाटर। रेन वाटर जो होता है प्योरिफाइड वाटर, द वाटर फ्री फ्रॉम द सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, इट गिव्स लेदर विद सोप, यानी ये सोप भी बनाने में मदद करेगा, यानी आप लेदर देगा, फेवना भी बनाएगा। उसके बाद इसको प्योर वाटर है तो हम इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार के जो आपके जो है सोल्यूबल इम्प्योरिटी होंगी कैल्शियम मैग्नीशियम की यहाँ पर नहीं होंगी। अब आता है हार्ड वाटर को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। पहला आता है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर डिवाइड किया दो पार्ट, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। अभी हम बात करेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर की, ठीक है। बहुत ध्यान देखिएगा, इसमें से जो मैं बातें करना, इसमें से क्वेश्चन बना है, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, देखिएगा आपको इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है, अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए टेम्परेरी हार्ड वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, इट कैन बी रिमूव्ड बाई। तो इसमें क्या होते हैं याद रखिएगा, हार्ड वाटर की बात करेंगे तो बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं किसमें, टेम्परेरी हार्ड वाटर में। बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम के मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर। कैसे हटा सकते हैं, बॉइलिंग पहला मेथड है, इसको मतलब इसकी जो मतलब इम्प्योरिटी, इसको दो तरीके से, बॉइलिंग और दूसरा हमारा है क्लार्क मेथड, ठीक है। देखते हैं, तो ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, यानी ठीक है कार्बोनेट है, ठीक है, वो जो है जब बॉयल किया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो बाइकार्बोनेट था वो मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो आपका कैल्शियम, और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। CaHCO3 जो था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा, उबालने पर ये चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, दीज इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्टर। तो क्या करेंगे, जब इसको बॉयल करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि पानी में इनसोल्यूबल होगा, घुलेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे, और हमारा जो पानी होगा वो उसमें जो टेम्परेरी हार्ड वाटर की जो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा है क्लार्क मेथड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लार्क मेथड में हम डालते क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, ये पूछा गया है कि क्लार्क मेथड में हम क्या डालते हैं, ठीक है। तो क्या डालते हैं, लाइम। लाइम हमारा मतलब हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू द हार्ड वाटर, द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट की जो इम्प्योरिटी होगी उसको हम फिल्टर करके निकाल के, तो उसमें लाइम ऐड करने से जो कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी है उसके साथ अटैच होकर बाहर निकल जाएगी, जिसको हम फिल्टर करके निकाल लेंगे और पानी हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। जाते हैं क्लार्क मेथड करते हैं और मिलाते हैं लाइम, लाइम का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। अब आता है परमानेंट हार्ड वाटर। याद है कि टेम्परेरी हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। देखिए परमानेंट हार्ड वाटर, द प्रेजेंस ऑफ soluble salts of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates, ठीक है। तो कह रहा है soluble salts of calcium magnesium in the form of chlorides and sulfate आ गया इसमें, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, soluble salt of calcium magnesium with chlorides and sulfate, याद रखिएगा, that is called permanent hard water कहा जाता है। कैन बी बाय द फॉलोइंग मेथड, इसके लिए मेथड है लगभग 3 मेथड, इसको जनरली हम जो बताने की कोशिश किए उससे साफ करते हैं। पहला है बाई एडिंग वॉशिंग सोडा, बाई एडिंग वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला होता है Na2CO3
10H2O, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला मेथड है इसको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का वॉशिंग सोडा ऐड करके, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सोल्यूबल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट इन द हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स। तो क्या करेगा, जो कैल्शियम, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल कंपोनेंट बना देगा, कार्बोनेट के इनसोल्यूबल कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। तो एक हो गया आपका ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, से हम इसकी इम्प्योरिटी खत्म कर सकते हैं। दूसरा कैलगन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड इसका है कैलगन मेथड, ये पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलगन? कैलगोल को और हम क्या कहते हैं, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं, कैलगन बोलते हैं। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, दैट फॉर्मूला इज, ठीक है, Na6P6O18, ये फॉर्मूला सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसी को बोलते हैं कैलगन, इसी को बोला जाता है, इसका एक कमर्शियल नाम क्या है, कैलगन है। ठीक है, कैलगन कहा जाता है इसको, विच एडेड टू द हार्ड वाटर कॉम्प्लेक्स आयंस आर फॉर्म, जिससे कि कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। द कॉम्प्लेक्स आयन कीप द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन सोल्यूशन, दो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा जो कैल्शियम मैग्नीशियम अपने पास रख लेता है, और पानी को हम फिल्टर करते हैं और पानी हमारा साफ हो जाता है। तो अगला मेथड है कैलगन मेथड। तो पूछ सकते हैं आपको कि हार्ड वाटर को साफ करने का कौन कौन से मेथड हैं, तो उसमें आपका कैलगन हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वॉशिंग, वो क्या कहते हैं, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा हो गया, और क्लार्क मेथड दे दिया गया। कौन सा नहीं है, आंसर क्लार्क मेथड नहीं है। अगला है आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट मेथड, याद रखिएगा। आयन एक्सचेंज मेथड को जियोलाइट परम्यूटेड मेथड कहा जाता है, या नॉर्मली जियोलाइट मेथड इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन सोडियम अल्मुनेट सिलिकेट इज कॉल्ड जियोलाइट। अब इसमें कौन सा कंपाउंड होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जो होता है, इसमें हम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, हार्ड वाटर में जब इसको मिलाएंगे, एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस विच रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग द हॉफ वाटर। जो क्या करेगा, ये एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस होगा, यानी कि इसकी जगह पे सोडियम की जगह पे यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने पास कैप्ट कर लेगा और हमारा पानी हो जाएगा वो साफ हो जाएगा। तो आयन एक्सचेंज मेथड में, जिसको हम जियोलाइट परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं, हो सकता है आयन एक्सचेंज ना लिखा रहा है, सीधी लिखा रहा है जियोलाइट मेथड या परम्यूटेड मेथड, खाली अकेला परम्यूटेड लिख सकते हैं, तो आपको समझना है किसी की बात कर रहे हैं, जिसमें सोडियम एल्युमिनियम और सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सोडियम की जगह पे वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने पास रख लेगा और सोडियम को रिलीज कर देगा। तो वहाँ पे जो आपका अपने पास कैप्ट कर लिया और आपने उसको फिल्टर कर लिया, इनसोल्यूबल कंपोनेंट बना दिया जो सोल्यूबल नहीं है, और फिर उसको आपने फिल्टर आउट कर लिया और पानी आपका साफ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर उसको रिमूव करने के 2 मेथड हैं, और जो परमानेंट जनरली हमने बताया आपको उसके 3 मेथड हैं, जिससे आप उसको साफ कर सकते हैं। हैवी वाटर D2O, D2O जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलती हैं। हैवी वाटर जो होता है वो D2O होता है, जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड। इसकी खोज किसने की है, यूरे ने की है। ठीक है, यूरे एंड वाशबर्न जो है इसकी खोज की है। तो जनरली पूछा यूरे, आप याद रखिएगा, यूरे डिस्कवर्ड हुआ यूरे ने, ठीक है। ठीक है, तो हैवी वाटर D2O कहता है, इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या ड्यूरेटेड वाटर बोलते हैं। तो इसको हैवी वाटर को जो हम जो है हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, या ड्यूट्रियम ऑक्साइड, याद रखिएगा D2O, और इसको ड्यूरेटेड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो it is prepared in the exhaustive electrolysis of water as by the byproduct in some of the fertilizer industries। तो कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट के रूप में इसको ऑब्टेन होता है, या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमको ऑब्टेन होता है। लगभग 5 लाख बूंदे जो होंगी, अगर वो हमारा उसका वाटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें से आपका एक D2O का फॉर्मेशन होता है। यूजेस बताए गए हैं कि इसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो याद रखना है, D2O ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है यूरे ने की है, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से इसको ऑब्टेन किया जाता है।
इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। मॉडरेटर यानी बंधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर भट्टी जो होती है जहाँ पे जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वहाँ पे मॉडरेटर के रूप में रखते हैं। यानी मॉडरेटर वो होता है जो हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको जो है मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ठंडा रखने का काम करता है। एंड एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन फॉर दिस स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा पॉइंट बताया गया है। पहला है रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड, और बहुत सारे ड्यूटेरियम कंपाउंड को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हो गया इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए D2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूटेरियम कंपाउंड बनाने के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट डेंसिटी इज मोर देन द ऑर्डिनरी वाटर, और जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हाइड्रोजन इस कंपाउंड, तो उससे जब ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसी से बना हुआ है, ठीक है। डाइहाइड्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। वाटर भी H2O यानी हाइड्रोजन उसका कंपाउंड वो भी हो गया। अगला H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसकी खोज किसने की है, थेनार्ड ने की है। ये आपको ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस खाली याद के खोज किसने की है, तो थेनार्ड ने की इसकी खोज। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस है, ठीक है। ये पेल ब्लू कलर का बताया गया है, बाकी ओडरलेस और टेस्टलेस है, ठीक है। इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, पानी में घुल जाता है, पानी में डिजोल्व हो सकता है ये H2O2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है, याद रखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है, ठीक है। इसको बनाते हैं प्रिपेयर्ड एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन कहता है, ठीक है, विद सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराते हैं। बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, इट जनरली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो है याद रखें, कोई भी अगर कहें लिक्विड जो होता है या कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जैसे पानी है, वो पानी जो लिक्विड फॉर्म में क्यों है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं है, तो उसका कारण क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखिएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा पॉसिबल है। परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में काम करता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वह कंपाउंड वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पर्पस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, देखिए देखिए पहला है डेली लाइफ में हेयर ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हेयर को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो है जम्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो इसमें जो ब्लीच करना है उसकी प्रॉपर्टीज क्यों है उसके अंदर, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ऐसा है। एज ए एंटीसेप्टिक रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सॉलिड फॉर्म मार्केट, इट इज सोल्ड इन द फॉर्म इन द मार्केट एज अ, ठीक है, पर हाइड्रोल के फॉर्म में इसको मार्केट में इस नाम से इसको सेल किया जाता है, पर हाइड्रोल के फॉर्म में इसको सेल किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तब इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट विच इज यूज्ड हाई क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट, तो इसका इस्तेमाल जो है डिटर्जेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए सारे इसके यूजेस। इट इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बता दिया। टेक्सटाइल, कपड़ा इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने, क्योंकि कपड़ा ब्लीच करना होता है, पेपर ब्लीच करना होता है तो पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, लेदर को ब्लीच करना हो तो लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑयल और फैट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्सटाइल, पेपर, लेदर और ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री में जहाँ ऑयल वगैरह बनता है वहाँ पर जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एक्समाइनिंग द मिल्क वाइन,
एग्जामिनिंग द प्योरिटी, यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड वाइन। मिल्क और वाइन की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क और वाइन की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इट इज यूज्ड ग्लेजिंग द ओल्ड ऑयल, बहुत ध्यान देखिएगा, ओल्ड ऑयल पेंटिंग एंड एक्सपोजिंग इट्स ओरिजिनल कलर। कोई पेंटिंग है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी पेंटिंग हो गई है, ठीक है, तो उस यूज्ड इन ग्लेजिंग, उसको चमकाने के लिए, ओल्ड ऑयल पेंटिंग को जो है उसको साफ करने के लिए और उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओल्ड ऑयल पेंटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्ड ऑयल पेंटिंग को उसको ओरिजिनल कलर बनाने के लिए कौन सी चीज का कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इट इज ऑल्सो यूज एज अ रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो उसको हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। सबमरीन में रॉकेट फ्यूल, तो सबमरीन में भी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी है, इसलिए इसे रॉकेट फ्यूल के रूप में और सबमरीन के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये टॉपिक हमारा आज ही ये खत्म हो गया। इसमें जो हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड है, इसमें जो भी पॉइंट्स थे, वाटर के बारे में, डाइहाइड्रोजन के बारे में, हार्ड वाटर के बारे में, सॉफ्ट वाटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यू टू यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक थे इस रिलेटेड हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसमें जो आपको कोई डाउट्स हैं या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसको भी और अपडेट करके लाया जाएगा। ताकि आप बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।